नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। मारियुपोल थिएटर हमले में 300 लोगों की मौत की जानकारी है। इसके अलावा विदित्सिया में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जेलेंस्की ने रूस से फिर बातचीत की अपील की है। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करे रूस, ये जेलेंस्की ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। इसके अलावा खबर यह भी है कि रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक में भेजा है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर है। हालांकि बातचीत रूस करें, यह जेलेंस्की ने जरूर कहा है युद्ध खत्म करके। तो जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं उससे आप ये देखिए, इस तरह की खबरें हर दिन आ रही है जिसमें रूसी सेना के जो हमले हैं वो जारी हैं और लोगों की मौतें भी इसमें हो रही है। मारियुपोल थिएटर हमले में 300 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। विनित्सिया में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जेलेंस्की ने रूस से फिर बातचीत की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करे रूस। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों खत्म हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया। शिवपाल यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो लखनऊ में 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया ही नहीं गया। समाजवादी पार्टी ने अब इस पर सफाई देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने 28 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है और उसी बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया जाएगा। शिवपाल यादव भी उस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि ये जो बैठक थी दरअसल ये समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी, गठबंधन के नेताओं की नहीं थी। लेकिन नाराजगी साफ साफ शिवपाल यादव की दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया है। मैं 2 दिन से बैठक के लिए रुका हुआ था। मैं अब अपने क्षेत्र जसवंत नगर जा रहा हूं। तो ये शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि उनको बैठक में बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बैठक में बुलाया नहीं गया, 2 दिन से इंतजार कर रहा था, अब जसवंत नगर में जा रहा हूं। मैं नाराज किसी से नहीं, लग रहा है मैं नाराज हूँ, मैं तो नहीं नाराज हूँ। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा और फिर आगे समाज जो भी है सब बातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे, आप लोगों से बीच बीच में मिलते रहेंगे। अखिलेश जी नेता प्रतिपक्षी चुना जा सकता है उनको, क्या वो अच्छी भूमिका निभा पाएंगे एज ए नेता प्रतिपक्ष? इस बारे में मुझे कुछ। और वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शिवपाल यादव को लेकर एक बयान सामने आया है। कहा कि आज की बैठक सिर्फ सपा विधायकों को बुलाया गया था। 28 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक होगी। शिवपाल समेत सभी सहयोगी दलों को 28 तारीख को बुलाया जाएगा। तो ये आज की इस बैठक को लेकर कहा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल ने बयान दिया। कहा कि आज दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी और गठबंधन के नेताओं की बैठक नहीं थी। दल जो है, दल ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी पार्टी के मानी सदस्यों का वर्जन लिया है, उनका समर्थन लिया है, उनके विचार लिए हैं और वो लेकर के समाजवादी पार्टी का आज विधानमंडल दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का चयन किया गया है और विधायक दल का भी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चुना गया है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है और विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और सहयोगी दल के माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। वो हमारे सभी सहयोगी दल के नेता माननीय विधायक 28 तारीख को उपस्थित होंगे और उस दिन की कार्रवाई भी आपके सामने है।
प्रियम पाठक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रियम, ये एक बैठक थी जिसमें नेता विपक्ष अखिलेश यादव को तो चुना गया, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को रही कि शिवपाल यादव को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी कहा कि भाई मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था और मुझे इस बैठक में नहीं बुलाया गया। बिल्कुल शंकर, देखिए आज समाजवादी पार्टी में जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उस बैठक में अखिलेश यादव को नेता विरोधी दल जो है वो चुना गया है। सबसे अहम जो इस बैठक में रहा कि शिवपाल यादव की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। उन्होंने खुद कहा कि मैं 2 दिन से लखनऊ में था और इंतजार कर रहा था कि मुझे इस बैठक में बुलाया जाएगा, मुझे जाना होगा, लेकिन इस बैठक के लिए मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे नहीं बुलाया गया है, मैं नहीं जा पाया हूं और अब मैं अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूं, जहां की जनता ने मुझे चुना है, मैं वहां पे रहूंगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सफाई आई है, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो आज जो बैठक थी इसमें समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था। जो सहयोगी दल हैं, चूंकि शिवपाल सिंह यादव जो है वो प्रसपा से हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में वो जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय नहीं करवाया था या वो पार्टी में नहीं ज्वाइन किए थे, उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी में दिया था। तो इसलिए जो सहयोगी दल रहे हैं उनको जो है 28 तारीख को उनकी बैठक बुलाई गई है, उसमें शिवपाल यादव को भी फ़ोन किया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में केवल जो है वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते हैं, केवल उन सदस्यों को बुलाया गया था, उनका रिव्यू जो है लिया गया है कि उनका क्या व्यू है, वो क्या कुछ उनकी राय है। तो उसके बाद और उस बैठक में ही इस बात का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और प्रस्ताव में अखिलेश यादव को नेता विरोधी दल चुना गया है। तो यानी कि अब जो है अखिलेश यादव विधानसभा में नजर आएंगे, सदन की कार्यवाही में वो यहाँ पर नजर आएंगे। अभी तक वो लोकसभा के सदस्य थे, इसलिए वो विधानसभा में नजर नहीं आते थे, लेकिन अब वो चुनाव लड़े हैं चूंकि और चुनाव को जीते भी हैं, बड़े अंतर के साथ में चुनाव को जीता है और अब उन्होंने लोकसभा की जो सदस्यता है उससे त्याग दे दिया है, त्यागपत्र उसके लिए दे दिया है, वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है और अब वो जो है वो यूपी की राजनीति करेंगे और यूपी की राजनीति की शुरुआत होगी नेता विरोधी दल के रूप में। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें अगर नरेश उत्तम के ही इस बयान की अगर हम बात करें पीएम, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक जिनकी बैठक थी, सहयोगी दलों की बैठक नहीं थी, बाद में होगी, शिवपाल यादव को बुलाया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव का ये बयान सामने आना कि 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, हालांकि शिवपाल यादव को भी तो इस बात की जानकारी होगी, इस बात का इल्म होगा कि भाई ये तमाम सहयोगी दलों की बैठक नहीं है, फिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था, मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया। ये तो बैठक के बाद ही उन्होंने दरअसल ये बयान दिया ना। शंकर, देखिए सीधे सीधे इस बयान का एक मतलब है और इस पूरी घटना का एक मतलब है, वो है अंतर कला है। जो दूरियां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में 2017 के चुनाव के समय देखने को मिली थी, वो कह सकते हैं अभी भी बरकरार है। उसकी तस्वीर अभी 2022 के चुनाव में भी देखने को मिली। साफ तौर पर प्रयास जरूर किया गया कि दूरियों को कम किया जा सके, लेकिन जिस तरह से देखें आप टिकट बंटवारे भी हुए तो उसमें भी शिवपाल यादव की जो है वो अनदेखी करी गई। केवल और केवल शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, उनकी पार्टी से आने सदस्यों को टिकट देने की जो मांग थी और शिवपाल यादव ने जो कहा था कि कम से कम मुझे 20 से 25 टिकट दिए जाए ताकि मैं अपने लोगों को एडजस्ट कर सकूं, जो लोग मेरे साथ में हैं, जो लोग हम पे भरोसा रखते हैं और हम वो सीटें जीत के दिखाएंगे। लेकिन उस बात को नहीं माना गया था, जबकि वही अगर आप देखें तो आरएलडी की बात हो, चाहे फिर वो सुबसपा की बात हो, उनको 18 सीटें 36 सीटें के करीब जो है वो सीटें इन दोनों ही दलों को दी गई। तो ये एक बड़ा अंतर जो था वो एक मैसेज साफ तौर पर गया कि शिवपाल यादव आए जरूर है, लेकिन उनका जो एक कद हुआ करता था पार्टी में वो अब नहीं बचा है और कहीं ना कहीं उसकी झलक आज साफ एक बार फिर देखने को मिली और वो दर्द जो है एक बार फिर उछल के सामने आया है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब शिवपाल यादव इस बात की उम्मीद रखे थे कि उनको इस बैठक में बुलाया जाएगा, वो अपने आप को समाजवादी पार्टी के रूप में देख रहे थे, उसके सदस्य के रूप में देख रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्य के तौर पर देख रही थी और इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव को ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव आज इस बैठक में बुलाएंगे, लेकिन साफ तौर पर पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया कि आज जो बैठक थी वो समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायकों को बुलाया गया था, जो सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर केवल उनको बुलाया गया है। अगली जो सहयोगी दलों की जो बैठक है वो 28 तारीख को होगी, उसमें शिवपाल यादव को भी बुलाया जाएगा। अन्य जो सहयोगी दल है, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, आरएलडी हो, उनको जो है वो 28 तारीख को ही बुलाया जाएगा। बिल्कुल, आज किस तरह से समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई और कौन से मुद्दों को लेकर वो सरकार को इस बार घेरने वाली है, क्योंकि पिछले 5 साल भी उन्होंने सरकार को मुद्दों को लेकर घेरा,
लेकिन नतीजे हम सबके सामने, उनका ज्यादा असर दिखा नहीं जमीन पर। तो इस बार किस रणनीति के तहत सरकार को घेरने के लिए प्लानिंग कर रही है समाजवादी पार्टी? और दूसरा, अगर शिवपाल यादव वाकई में नाराज हैं, जाहिर है उनकी नाराजगी बढ़ेगी इससे, जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है शिवपाल यादव का अगला कदम? देखिए, शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा कि क्या वो अपनी पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे या फिर किसी और दल के साथ में वो जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनको समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए था, वो उनका कहना है कि उनको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो मजबूर हैं। और इसीलिए साफ तौर पर देखिए, आज की जो बयानबाजी है वो भी इस बात को स्पष्ट कर रही है कि जो कहा जा रहा था कि जो दूरियां हैं वो कम कर दी गई, वो दूरियां कम नहीं हुई हैं, वो दूरियां अभी भी बरकरार हैं। और कहीं ना कहीं एक अस्तित्व का सवाल जो था शिवपाल सिंह यादव के आगे, वो अभी भी बरकरार है। तो इसको लेकर देखना होगा कि क्या उनका अगला फैसला हो सकता है, क्या वो किसी और पार्टी के साथ में जा सकते हैं या फिर वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, देखना होगा। रणनीति की बात करें और मुद्दों की बात करें तो देखिए, मुद्दे हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य रहे, महंगाई है, रोजगार है, कानून व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को लेकर घेरने का प्रयास पार्टी की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल अभी अहम जो सबसे था, दो चीज़ें थी कि विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, विरोधी दल की भूमिका में कौन होगा। तो उसके तौर पर अखिलेश यादव को चुना गया है, वो विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फोकस है वो है एमएलसी चुनाव को लेकर, जो 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 9 तारीख को मतदान होना है और 12 मार्च को जो है इसके नतीजे आएंगे। 9 सीटें तकरीबन जो है वो निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं बीजेपी की। बदायूं से भी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने पर्चा अपना वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए रहा है और इसको आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर लेकिन जो शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, क्या ये एक छवि पेश करना चाहते हैं अखिलेश यादव प्रियम की, परिवारवाद जिसको लेकर लगातार घेरा गया, अब वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज उनकी पार्टी में ना हो, कोई इस तरह के आरोप ना लगे उनकी पार्टी में कि परिवारवाद है? ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। इस तरीके के देखिए, ये मैसेज देने की कोशिश भले उनकी हो सकती है, लेकिन इसका मैसेज नेगेटिव जा रहा है जनता के बीच में कि अंतर परिवार में ही जो है वो कहीं ना कहीं दूरियां जो हैं वो बरकरार हैं और जिनको कम करने का कोशिश की जा रही थी। कई बार अखिलेश यादव ने बयानबाजी में कहा कि अब चाचा साथ में हैं, चाचा का भी आशीर्वाद मिला है, चाचा का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। ये जो तस्वीरें बयां कर रही थी, जो बातें कही जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं आज की इस तस्वीर ने फिर बिल्कुल प्रियम, और ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में शिवपाल यादव का कदम होता है। ये भी बड़ी बात है क्योंकि नाराजगी तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि उनकी बढ़ती भी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यह कहा कि यहां पर मंत्रिमंडल संतुलित है, इसमें हर वर्ग का नेतृत्व रखा गया है। यही नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम योगी की टीम आने वाले सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। बीजेपी 22 को फतेह कर चुकी है और 24 की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय बीएल वर्मा जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अहम जिम्मेदारी इनकी भी रही है। वर्मा जी, कैसे देखते हैं आप, 22 को फतेह कर चुके हैं और 24 की तैयारी में संगठन जुट चुका है? 2014 से ये विजय अभियान शुरू हुआ है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो और आने वाला 2024 हो। 2024 भी हम पहले 2019 से भी ज़्यादा जो है सीटों के साथ फतेह करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम फिर से 2024 फतेह करने जा रहे हैं। एक एमएलसी चुनाव के इस समय दौर चल रहा है और आज आपने समाजवादी पार्टी के एक बड़े किले को उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, एमएलसी हमारे 9 निर्विरोध चुन चुके हैं, जिसमें से बदायूं के लिए, जहाँ का मेरा गृह जनपद है और समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहते थे लोग, वहाँ पर चाहे मुलायम सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव हो, बदायूं से चुनाव आके लड़ते थे। मैं कह सकता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा को समर्थन देकर के भाजपा के प्रत्याशी को एमएलसी निर्विरोध बनाने का काम किया है और भाजपा ने सपा का गढ़ ढा दिया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बात करें, प्रदेश अध्यक्ष का पद इस समय खाली, आपके नामों को लेकर भी कयासबाजी की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं तो ऑलरेडी भारत सरकार में मंत्री हूँ और आशीर्वाद पार्टी का मुझे है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा, पार्टी बड़ा विचार करके हमारा शीर्ष नेतृत्व अच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। फिलहाल अभी
जो भी वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। इसी बीच बदायूं में सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्य ने नामांकन वापस लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को हैरत में डाल दिया है। उनके इस कदम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बदायूं एमएलसी सीट से सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्य ने नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के वागीश पाठक मैदान में इकलौते प्रत्याशी बचे हैं, इसीलिए उनका एमएलसी बनना तय माना जा रहा है। साक्य जी हैं हमारे साथ। सिनोद जी, एमएलसी चुनाव चल रहा है, आपने पर्चा दाखिल किया था, फिर वापस लिया, क्या वजह रही? वजह समाजवादी के अंदर भीतरघात, जैसे इन्होंने जिला पंचायत में हमारे साथ लड़ाकर भीतरघात करा, विधानसभा में टिकट काटा, उसी तरह ये जिला इसमें विधान परिषद में भी इनके तमाम जो लोकल के नेता थे, जैसे विधायक और इस टाइप के लोग, वो ये चाहते थे कि चुनाव समाजवादी पार्टी वहाँ से कभी ना जीते, और वो भीतरघात कर रहे थे। इसलिए आहत होकर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तो पहले आपने नॉमिनेशन किया, फिर उसको वापस लिया और बीजेपी में अब शामिल हुए। दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, तो कैसे ये लगता है कि यहाँ पर आने में जो विचारधाराओं की अगर बात की जाए तो क्या उसमें दिक्कत नहीं होगी? नहीं, राष्ट्र हित में जितना समझ में आया, राष्ट्र हित के अंदर ये जरूरी था भारतीय जनता पार्टी में काम करना, लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा करना, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकती थी। ये लोग परिवारवाद की ज़्यादा चिंता करते हैं, ये प्रदेश की और देश की चिंता नहीं करते। जितने दिन का मेरा तजुर्बा इनके साथ रहा वो यही रहा, वो अच्छा ज़्यादा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर लें। तो जैसे सिनोद शाक्य जिन्होंने आज अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है, बदायूं से आते हैं, एमएलसी चुनाव में पहले नॉमिनेशन किया था और अब पर्चा वापस किया है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वहीं योगी कैबिनेट में मंत्री राकेश सचान से भी हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। योगी कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई, राकेश सचान जी हैं। सर, आज ये बैठक हुई, 3 महीने राशन का जो है एक्सटेंड किया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि जब हम चुनाव मैदान में थे तो जनता भी ये कहती थी कि विरोधी आते हैं, वो बोलते हैं कि चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार के खजाने से 3,270 करोड़ का बोझ सहते हुए इस योजना को 3 महीने बढ़ाया है। उनका आभार है, धन्यवाद है, और गरीबों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। चुनावी परिणामों में कैसे देखते हैं आप इस योजना को, क्या रहा, लाभ मिला है सरकार को? देखिए, ये परंपरा है, चुनाव में गरीबों का साथ भाजपा के साथ रहा है, और जिस तरह से हम लोग गांव गए हैं तो इस योजना का भरपूर लाभ मिला है, क्योंकि हमारे देश में कहावत है, जिसका नमक खाओ उसकी हलाली करो। लोगों ने और क्या कुछ रहा इस कैबिनेट बैठक में, क्या कुछ आगे जब होगा तब होगा, अभी तो इतना जो फैसला योगी जी ने आज क्या कुछ कहा आप लोग पहले, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक थी, तो और क्या कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई? देखिए, जो चर्चा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है सर्वसम्मत से, वो आपको बता दिया गया। गरीबों के लिए, गरीबों के हित में ये प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, राकेश सचान है, कहना है कि साफ तौर पर कि आर्थिक बोझ जरूर सरकार के ऊपर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इस योजना को लागू रखा है, और उन विपक्षियों को जवाब दिया है जो सरकार पे ये आरोप लगाते थे कि चुनाव तक केवल ये योजना है और चुनाव के बाद इसको समाप्त कर दिया। और सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कभी यही नीतीश कुमार भरे सदन में कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री साक्षात दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे झुके थे, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा है और आज भी कहा है, तुस्सी ग्रेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं हैं। आपने कल कहा था कि बीजेपी से कभी हाथ मिलाएंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। कल आपने सर झुकाकर और माननीय प्रधानमंत्री को जो प्रणाम किया है, उससे बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ है। और वहीं महंगाई पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई है तो लोग लकड़ी पर ही खाना बनाएंगे।
वहीं यूपी में योगी के सीएम पद पर शपथ को लेकर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो उन लोगों के सामने झुक ही गए थे, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। उन्होंने कहा कि अधिक झुकते तो गिर ही जाते। लकड़ी जलाते हैं आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना, गैस के दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी जला रहा, पत्ता झुक रहा है, गरीब आदमी छू रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ है। नीतीश जी गए तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए, होगा कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चलता, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के कुछ। और वहीं आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए जदयू के विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल वालियावी ने कहा कि एहतराम और अदब हमारे समाज और संस्कृति की देन है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का परिचय दिया है। अगर विपक्ष को इसमें भी कोई राजनीति लगती है तो उसके दिमाग पर हमें तरस आता है। जिन लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कार से कोई रिश्ता न हो, वो तहजीब और अदब और एहतराम को कोई भी नाम और शक्ल दे दे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। और आगे बढ़ते नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग अब तेज होती जा रही है। पिछले कई दशकों से वहां फायरिंग रेंज हटाने की मांग की जा रही है। फायरिंग रेंज से 245 गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे। फायरिंग रेंज के विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी अपनी खोई सियासत वापस लाना चाह रहे हैं। फायरिंग रेंज के विरोध में उन्होंने कहा कि सरकार जानवरों से भी कम इंसानों की जिंदगी को आंकती है। एक तरफ सरकार वहीं पर जानवर संरक्षण करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ उसके आसपास के 245 आदिवासी गांव वालों को विस्थापन करने का काम कर रही है। 245 गांवों के लोग उससे विस्थापित हो जाएंगे। एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मसला ये हो जाता है कि इस परियोजना से जिस जगह पे परियोजना अधिसूचित की गई है, जो क्षेत्र अधिसूचित की गई है, उसी क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर प्रोजेक्ट और उल्फ सेंचुरी के माध्यम से हाथी, बाघ और भेड़िए का संरक्षित करने का सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, क्षेत्र अधिसूचित की है। और उसी क्षेत्र के 245 गांव के आदिवासियों को विस्थापित इससे होने की पूरी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। आगे देखेंगे उत्तराखंड की अब तक की अहम खबरें देवभूमि समाचार।